हम आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वह है 2019 की बतलाने जा रहे हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन की संख्या है बहुत अधिक होने के कारण उसमें से जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अभी तक हमने बहुत अच्छे ढंग से कराते आ रहे हैं। 19, 20, 21, 22 यानी आपको 3-4 जो और क्वेश्चन का सेट है उसको मैं बताने जा रहा हूं और अच्छी तरह से उसकी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद हम मॉडल सेट पढ़ाएंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसे हम वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में बतलाएंगे, यानी एक क्वेश्चन को लिख करके 4 ऑप्शन न दे करके एक ऑप्शन के रूप में बतलाएंगे जो आपके लिए एक बहुत अच्छा कम समय में तैयारी करने का एक अच्छा तरीका होगा। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है CH3CH2 NH2 कहा जाता है। देखिए NH2 है तो एमीन है, NH2 है तो एमीन है और एमीन के साथ कै गो कार्बन है? एक एक 2 है। 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएंगे? इथाइल एमीन। इथाइल एमीन जो है कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम एथेनामाइन होता, लेकिन यहाँ इथाइलेमीन है जो है, यानी इसका मतलब है कि यह कॉमन नेम की बात कर रहा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे? इथाइलेमीन। आपको यह ए इसका आंसर होगा। एक बात और जानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, एमीन है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, सभी में आपको जो उसका नामकरण है आईयूपीएसी नामकरण अथवा आपको सामान्य नाम जो है उसको नोमेनक्लेचर के रूप में, नामकरण के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कार्बन 1 से लेकर के 3-4 तक, इससे ज़्यादा नहीं उठाया है। आप देखिएगा तो अब नोमेनक्लेचर भी आप इतना नहीं है कि फाउंडेशन में आपको बहुत पढ़ा दिया गया है या बहुत पढ़ लिए हैं तो आप उसको तैयारी कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन छूटने की जरूरत हो, क्वेश्चन छूटने की संभावना हो जाती है, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से जानेंगे। देखते हैं यहाँ पर 2 कार्बन लिया है ना, 10 कार्बन वाला ले सकता था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सेटर का सोच नहीं है, तो आप छोटे छोटे कार्बन नोमेनक्लेचर में उसको ध्यान में रखेंगे। यदि आपको यहाँ पर CH3NH होता तो मेथाइलेमीन होता, 3 कार्बन रहता था प्रोपाइलेमीन होता, तो प्रोपाइलेमीन में कितना कार्बन होता? आपको 3 कार्बन मिला। मेथाइलेमीन में कितने? 1 कार्बन का होता है ना। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। ये होगा। नेक्स्ट है H2SO4 है। देखिए H2SO4 की बात कर रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है। क्या है? द्विभाषमिक अम्ल, एकल भाषमिक अम्ल, एकल भाषमिक क्षार, सभी। देखिए तो क्षार तो कभी होगा ही नहीं, H है तो अम्ल होगा, लेकिन कैसा अम्ल होगा यह जानना है। तो अब जानिए कि इसमें कै गो हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यह द्विभाषमिक अम्ल होगा। यदि 3 हाइड्रोजन रहता तो त्रिभाषमिक अम्ल, यदि 1 हाइड्रोजन रहता तो एकल भाषमिक अम्ल। तो यहाँ पर हो जाएंगे H2SO4 कैसा होगा? द्विभाषमिक अम्ल होगा। नेक्स्ट है पेट में अत्यधिक अम्लों को बनने से रोका जा सकता है, यानी गैस बनना, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस इन स्टोमक इज नोन एज एंटासिड। आवश्यकता से अधिक आमाशय में आवश्यकता से अधिक अम्ल का बनना, उत्पादन होना, जिससे पीड़ा और कष्ट होता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। यानी पेट में अत्यधिक अम्लों को बनना, गैस को बनना ही क्या है? प्रति अम्ल है। इसको उपचार में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जेनटेक जैसे अच्छे अच्छे मेडिसिन जो होते हैं, वर्ल्ड पॉपुलर मेडिसिन है जेनटेक, जिसका यूज किया जाता है, तो इसका हो जाएंगे प्रति अम्ल। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ भी देखिए कई कार्बन वाला लिया जा रहा है, 1 1 2। हम कहे हैं ना कि 2-3 कार्बन से ज्यादा का नोमेनक्लेचर नहीं पूछे जाएगा, सामान्य नाम यहाँ आईयूपीएसी पूछ दिया। तो जानिए कि COOH को ओइक कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं।
तो यहाँ पर कै कार्बन है, एक एक दो, दो लाख इथेन, इथेन ओइक लग जाएगा तो इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। देखिए हो गया आपका। यदि एक कार्बन बना रहता, CH न रहता, H रहता तो मेथेनोइक होता। यदि आपको देखेंगे कि एक CHO रहता तो मेथेनॉल होता, यदि यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहता तो इथेनॉल होता। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क है, क्या है यह देखेंगे। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिंकाइट, कॉपर पाइराइट, यह जो लिया गया है आपको, यह आपका क्वेश्चन जो है यह आपको मेटालर्जी से लिया गया है। और इस मेटालर्जी में अयस्क के बारे में हमने बहुत ब्रीफ में बतलाया है। और इसमें हो जाएंगे कि आपको लोहे के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट है ये आयरन का अयस्क है। बॉक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का। जिंकाइट किसका होता है, जिंक का। कॉपर पाइट किसका होता है, कॉपर का। यानी आप जानिए कि यह लोहे का जो मुख्य अयस्क है यह Fe के लिए है, यह Al के लिए है, और यह जिंक Zn के लिए है, और यह कॉपर के लिए है ना। तो कॉपर पाइराइट किसका है, कॉपर का है। जिंकाइट किसका है, जिंक का है। बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट किसका है, आयरन का। किसका पूछ रहा है, लोहे का यानी आयरन का, तो हेमेटाइट होगा। नेक्स्ट है डेटॉल का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेटॉल हमने पढ़ाया है आपको, इसमें केमिस्ट्री ने दैनिक जीवन के रसायन में उसको देखेंगे, उस पर लिखा हुआ है डेटॉल का। डेटॉल क्या है, डेटॉल कैसे बना है, सारी बात है। तो डेटॉल का उपयोग किया जाता है संक्रमणहारी, प्रतिरोधी, मलेरिया रोगी सभी। संक्रमणहारी में नहीं होगा, प्रतिरोधी में होगा। यह जो है आपको त्वचा संबंधी कटा हुआ, जला हुआ घाव हो, है ना, उसमें हम किसको उपयोग करते हैं, डिटॉल का करते हैं, है ना, यह ध्यान रखेंगे। मलेरिया रोगी बुखार के लिए होता है, उसमें नहीं होता है प्रतिरोधी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, नीला, हरा, काला, उजला। इसमें देखेंगे इसमें जो होगा नीला में बदल देता है। अमोनिया जो है आर्द्र लाल लिटमस पत्र को आपको नीला रंग में बदल देता है। आप जाने कि लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र होता है और नीला लिटमस पत्र होता है। तो लाल लिटमस पत्र है यहाँ, तो लाल को किससे बदलेगा, नीला को। यदि नीला रहता तो किसे बदलता, लाल में। यानी हरा, काला, ऐसा उजला कोई लिटमस पेपर के रूप में रंग नहीं होता है। आप जानते होंगे 10th में भी पढ़े हैं, है ना, और 11th में पढ़े हैं, उसी का यहाँ यूज है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का pH मान होता है। देखिए यहाँ 12th के क्वेश्चन से यहाँ कोई ताल्लुकात नहीं है, पूछ दिया ना आपको 10th लेवल का क्वेश्चन, 11th का, तो कुछ तो ऐसा मान के नॉलेज रखने की जरूरत है। या क्वेश्चन सेटर का यह जानना चाहता है कि आप पीछे आप जो है क्लास नीचे वाले क्लास का आपका नॉलेज है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप जानते हैं शुद्ध जल का pH मान 7 होगा। आप जानिए कि H2O को जब डिसोसिएट करते हैं H प्लस और OH माइनस बनता है। H है तो अम्ल है, OH है तो क्षार है, और H है तो अम्ल जो होते हैं आपकी, जिसकी pH मान 1 से लेकर 6 तक होता है। क्षार का जो होता है 8 से लेकर के 14 तक होता है। तो 1 और 6 और 8 के बीच में क्या है, 7 है। तो 7 में ऐसा होगा कि उसमें अम्लीय भी होगा और क्षारीय दोनों गुण होता है, यानी वह जो होगा आपको 7 होगा। तो जल का शुद्ध मान कितने होंगे, 7 होगा। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। निम्न में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ये है सरफेस केमिस्ट्री का है, पृष्ठ रसायन का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का नहीं, H2S नहीं, SO2 का ही होगा, N2 का नहीं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। यह आपको पृष्ठ रसायन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए बहुत बढ़िया ढंग से। मैं आपको बहुत पढ़ाऊंगा। एग्जामिनेशन का भी हम ऐसे तो आपको हरबराते ही होंगे कि अब सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, कैसे होगा। तो मात्र
1 सप्ताह का कोर्स होगा सब्जेक्टिव का, जिसमें सबके सब मैं क्वेश्चन बतला दूंगा। आपको सोचने की बात नहीं, हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पर, वह ज़रूरी है आपके लिए। हमने बार बार कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव ही है। तो क्यों ना आप ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। यह बिल्कुल आसान है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑप्शन में एक सिलेक्ट करना है, और यह आपको यदि सही हो जाता है, सही बना के आते हैं, तो आपका रिजल्ट पक्का है। आप जरूर पक्के रिजल्ट, मतलब फर्स्ट डिवीज़न लाने में कोई कसर मसर नहीं होगा। तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझिए और पढ़िए, अभी सोइए नहीं। हम बार बार कहते हैं रिस्पॉन्स लीजिए, अपनी जिम्मेवारी को समझिए, अपने लक्ष्य को समझिए और पढ़िए। आपकी परीक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी चीज़ है। आप जीवन में एक बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं, एजुकेशन को ले चलिए। और आप लोगों में समझदारी तो है ही, ईश्वर ने आप लोगों को जो आँख कान नाक मुँह सभी इंसान को दिए हैं, उसके साथ साथ जो ब्रेन दिए हैं, जिसके कारण आप पढ़ रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और ब्रेन का यूज कीजिए, मिसयूज नहीं कीजिए। होता है जिस अवस्था में आप लोग हैं, अल्हड़पन तो रहता ही है, पेरेंट्स के निगेटिव, टीचर के निगेटिव चलते ही हैं, यह स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव के को भी में भी थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आप लोग जागिए, पढ़िए, सोए हुए इच्छा को जगाइए और अपनी बदलाव लाइए। आप लोगों में जो बदलाव होगा, वही आपका परिणाम होगा। हम तो ऑफलाइन पढ़ाते आ रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है। लेकिन हमने जिस स्टेज में आप लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा है, जिसको किशोरावस्था माना जाता है, यानी 15-16 वर्ष की जो अवस्था होती है, वह अल्हड़पन की अवस्था होती है। उसमें सोच बूझ और जिम्मेवारी और गंभीरता नहीं होती है, मैच्योर्ड नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। तो परिपक्वता लाना होता है। हमने देखा है बहुत बदमाश बच्चे को हमने पढ़ाया, जो पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 10th पास करिए, 12th पास करके, और जब आपको एक जिम्मेवारी की समय आया, एक जिम्मेवारी निभाने की बात आया और अच्छे जॉब की बात हुई, तो वहाँ पर वह हाथ मसल के रह गया। उसको बाद में पछताताप हुआ, आके हमसे मिला, कहा कि सर आप ठीक कहते थे, आज हम तो पढ़े ज़रूर, लेकिन हम पढ़ाई की महत्व को नहीं समझे, आज मेरे पास बेरोजगारी है। होगा ना, क्यों? क्योंकि गंभीर है नहीं, रिस्पॉन्स लेते नहीं हैं। बार बार हम अपने बच्चों को कहते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन बच्चे को तो फेस टू फेस समझाने का मौका मिलता है। फिर भी आपको सब बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सभी बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। कारण है कि सब नहीं समझ पाते हैं। तो यह एक संस्कार होती है। जिस दिन आप अपने आप को जगा लेंगे, आत्मा को, जिस दिन अपनी इच्छा को अपने वश में कर लेंगे, उसी दिन से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब समय आ गया है पढ़ने का। पढ़िए, 12th की एग्ज़ाम है, यह महापर्व है आप लोगों के लिए। अब यही तो परीक्षार्थियों का परीक्षा ही सब कुछ है। 1 वर्ष का मेहनत आपकी रिजल्ट देगा, और वह 1 वर्ष अब कहाँ है। 1 वर्ष की मेहनत को अब 1 महीना में तब्दील कीजिए और पढ़िए। हम कहते हैं अभी से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा कर जाएंगे। बिल्कुल हमारी बातों को ध्यान में रखिए। इतना तो तय है कि फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं, 60% मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा बदलाव लाना है, इच्छा को बदलिए, मन को बदलिए, भोर में ज़रूर पढ़िए। आप 2 बजे जागते हैं, तो आपको 3 बजे से ही मान लीजिए तो 3, 4, 5, 3 घंटा का जो स्टडी होगा, वह 10 घंटा के बराबर होगा। सुबह का भोर का जो समय होता है, एकदम शांत होता है, जिस समय जो कुछ भी आप पढ़ेंगे सबके सब याद हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, हमने जीवन में इसका प्रैक्टिकल के रूप में लाया है, और हमने देखा है। आज भी मैं एक टीचर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे उठने का जो समय होता है
वह 2 से 3 बजे उठ जाते हैं, बिछावन हम छोड़ देते हैं। अभी भी मैं आपसे जो बात कर रहे हैं, इसको भी देखिए कि मैं 3 बजे ही यह चैनल पर आ गए हैं और पढ़ाने के स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले हम बोर्ड पर कुछ लिखते हैं, उस क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच रिप्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग तो युवा हैं, आप लोग तो बहुत ही ठीक ठाक है, आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतना ही है कि आप लोग आलसी हैं। आलसी को दूर कीजिए और मोरल को हाई कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए, अपने आप में बदलाव लाइए, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा तो एक बहुत बड़ी सपना जो माता पिता के है वह साकार होगा और उससे हमको भी खुशी होगी। मैंने अपने बच्चों को जो समझाया वह सफल, उस समझाने में मैं सफल रहा। तो मैं विशेष क्या कहूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है, मनन करना है, हड़बड़ाना घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है। हिम्मत से काम होता है। हिम्मत ऐसा रखिए, न होने वाला काम को भी हिम्मत रख करके आप पढ़ेंगे, बदल देंगे आप दुनिया को, बदल देंगे अपने आप को, बदल देंगे देश को। तो इस बात को ध्यान में रखिए और पढ़िए। मैं आपको साथ हूँ, मैं आपके साथ साथ हमेशा मोटिवेट करते रहूँगा पढ़ते रहने के लिए। क्योंकि मेरे नज़दीक तो है नहीं कि मैं आपको समझाऊँ, मारूँ पीटूँ, और मारने पीटने से थोड़ी ये सब होता है, तो समझाने से है। कहीं मेरी बात आप में आ गया, अलग हो गए, तो आपका कल्याण है और कल्याण कराने में मेरा सहयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आप बढ़िया से सुन लीजिए और पढ़िए। तो रहने देते हैं आज के लिए, फिर मैं कल से पढ़ाऊँ।